तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पिछली वीडियो में हमने छोड़ा था क्लोरोफॉर्म बनाने की। मैंने आपको प्रयोगशाला विधि बताई थी, जिसमें मैंने सिद्धांत यानी कि उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो मैंने आपको बता दी थी कि किस प्रकार से होती है। जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि विरंजक चूड़ यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है उसका पहले जल अपघटन कराया जाता है, जिससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फिर हम एथिल अल्कोहल का क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, फिर हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर एसीटल्डिहाइड का फिर से क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरल प्राप्त हो जाता है। अब ये जो क्लोरल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। बस ये 3 रिएक्शन थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनकी जो विधि है उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार से उपकरण बनाएंगे। ये स्प्रिट लैंप बनाना है, ठीक है। स्प्रिट लैंप बनाने के बाद हम लेंगे वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब होता है जल ऊष्मक, ठीक है। और फिर लेंगे एक गोल पेंदी का फ्लास्क, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण डाल देंगे, ठीक है। इतना मिश्रण इसमें डालने के बाद जब हम जल ऊष्मक से इसको गर्म करेंगे, जल ऊष्मक पे रखकर इसको गर्म करेंगे, तो इस नली के माध्यम से क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनने प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। फिर वो यहाँ से गुजरेगी, यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये कंडेंसर जो है यानी कि संघनित्र बोलते हैं इसको। संघनित्र में क्या होता है, जो वाष्प होता है वाष्प, उसको ठंडा करने का कार्य किया जाता है। तो जब वो यहाँ से गुजरेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद क्या होगी, वो हम उसे ग्राही में यानी कि रिसीवर में एकत्र कर लेंगे और जो क्लोरोफॉर्म होती है वो यहाँ पे ग्राही में एकत्र हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है बस। अब इसे लिखना कैसे करके है, तो सबसे पहली बात उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। फिर हम गोल पेंदी के फ्लास्क में विरंजक चूर्ण का जलीय मिश्रण और एथिल अल्कोहल लेते हैं। एथिल और जो मिश्रण होता है उसे जल ऊष्मक पर गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने पर क्लोरोवाष्प की वाष्प बनना, मतलब जब टेम्परेचर जो होता है जितना इसके लिए जरूरी होता है, जब उतना हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। अब जो वाष्प बनती है उसको हम संघनित्र में ग्राही से निकालकर, मतलब जो होता है संघनित्र होता है उससे गुजार कर ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। अब क्लोरोफॉर्म जो होती है दोस्तों, उसका एक भौतिक गुण है कि वो जल में अमिश्रणीय होती है, मतलब जल में मिलती नहीं है, अलग रहती है जल से। तो इसको आसानी से अलग कर लिया जाता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का कोई शोधन प्रक्रम नहीं है, ठीक है। तो अब इतनी बातें बता दी। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद कर लेना। मीठी गंध वाली गैस है, ठीक है, और जल में अविलय होती है। क्यों अविलय होती है, क्योंकि जल से भारी होती है, बस बात खत्म। ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ आज ही, ताकि आपको कोई इशू ना रहे कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, इसमें अंतर कैसे किया जाता है। तो इसमें अंतर करना बहुत ही इजी है। क्लोरोफॉर्म का परीक्षण करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आप CHCl3 की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे, तो अगर आपको सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, अगर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ तब तो वो अशुद्ध हो जाएगी। और अगर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तो वो आपकी शुद्ध क्लोरोफॉर्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म के जो मैंने विधि थी, प्रयोगशाला विधि, जिसकी मैंने रिएक्शन बता दी थी, सिद्धांत आज बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और शुद्ध क्लोरोफॉर्म और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का जब हम पहली बार में ऑक्सीकरण कराते हैं तो फास्जीन नामक जहरीली गैस का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, ठीक है। COCl2 का निर्माण होता है। हम फिर से ऑक्सीकरण करा दें, COCl2 का फिर से ऑक्सीकरण करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस में ये टूट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे मैंने CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म ले लिया और इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। होगा क्या, देखो सबसे पहली बात, यहाँ से H निकलेगा,
ठीक है। और Cl यहाँ पे देखो 2 Cl यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, यानी कि 2 Cl यहाँ पे यूज़ हो गया, 1 Cl बचा और यहाँ पे 1 H बचेगा, तो HCl बाहर निकल जाएगा, बचा क्या यहाँ पे ये O जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि CO यहाँ पे हो जाएगा और CO और Cl2 आपका ये बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। COCl2 आपका कंपाउंड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। अब इसी का हम फिर से पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी कि एक बार फिर से। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब ऑक्सीजन का योग इसमें कराएंगे तो ये CO2 हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, मतलब ये O2 पूर्ण रूप से इसमें समायोजित हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा और क्लोरीन यानी कि Cl2 अलग हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को जो ऑक्सीकरण होता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, एक बात बताओ, सीधी बात है, जब सनलाइट की उपस्थिति में हो रहा है तो मान लो अगर हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे ही कहीं रख दें खुले में, तो भाई वो तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आती क्रिया कर लेगा, तो ऐसा होने पे तो काम खराब हो जाएगा ना, क्योंकि जहरीली गैस बन जाएगी, आसपास के लोग की डेथ भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए किया जाता है, उससे बचने के लिए केवल एक प्रक्रम होता है कि जो आपकी क्लोरोफॉर्म होती है उसको रंगहीन नहीं बोल रहा हूँ, रंगीन बोल रहा हूँ, रंगीन बोतलों में न्यूनतम यानी कम से कम भर के रखा जाता है, कम से कम भर के, ठीक है, जिससे कि क्या होता है उससे उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं हो पाती, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नाइट्रीकरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से आप कराते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक एसिड से जब आप कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन नामक कंपाउंड बनता है, क्लोरोपिक्रिन नामक कंपाउंड बनता है जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, सीधी बात है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और इसका प्रयोग आंसू गैस के गोले बनाने में किया जाता है। भाई जो जब दंगा फसाद हो जाता है तो उसका यूज़ करते हैं ना पुलिस वाले और PSC जिसे बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वही होता है क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। तो वो क्लोरोपिक्रिन के गोलों का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं रीमर टीमर अभिक्रिया, दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया अभी तक की, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के लिए इसमें देखिए 3 कंपाउंड की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और फिनॉल, 3 कंपाउंड को जब आप मिला दोगे, यानी कि जब इन 3 की रिएक्शन कराओगे आपस में, तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H5OH ये होता है सैलिसैल्डिहाइड का फार्मूला। क्या होता है एक बार फिर से सुन लो, C6H5OH ये सैलिसैल्डिहाइड का फार्मूला होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया और ये जल बन गया। यानी कि जब आप क्लोरोफॉर्म, फिनॉल तथा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है, जो कि एक कंपाउंड है, और 3KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। अब यही अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, रीमर टीमर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या होता है। सबसे पहली बात, जो आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है ये कार्बेल एमीन अभिक्रिया होती है, और ये प्राथमिक कार्बेल एमीन के साथ होती है, मतलब प्राथमिक इसमें एमीन यूज होगा, ठीक है, और कोई सा नहीं होगा, प्राथमिक एमीन यूज होगा इसमें, ठीक है। तो करना क्या है कि जब हम फिनॉल जो आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिल एमीन यानी 3 चीज़ों की क्रिया कराएंगे। किस किस की, एथिल एमीन, ठीक है, आप यहाँ पे मेथिल एमीन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथिल एमीन भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी कैसा होगा आपका प्राथमिक कार्बेल एमीन होगा, तो हम वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एथिल एमीन और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और 3KOH यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तीनों की, तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। अब यहीं पे बात कर ले कि हम यहाँ पे मेथिल एमीन ले लें तो क्या होगा, तो मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, और ये 3KCl और 3H2O ये ऐसे ही, ठीक है, ये तो अलग निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एथिल एमीन की और क्लोरीन की और 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये 3KOH कहाँ से आ गया, तो भैया इट्स टोटली वर्क व्हेन वी डू रिएक्शन बैलेंस, मतलब जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो ऐसे कामों को हमें करना पड़ता है। भैया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सिंपल क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एथिल एमीन की जब क्रिया कराओगे तो एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जो कि आपकी कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो बस यही था क्लोरोफॉर्म के बारे में, जितनी भी जानकारी बची थी सारी की सारी आज बता दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेट्रा हेलोएल्केन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी आपको देनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।